नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं इग्नू का एमए इग्नू एमए एमएचआई 10 जिसका चैप्टर 24 भारत में नगरीकरण। चैप्टर 24 नगरीय संस्कृति और समाज। मध्यकालीन शहर महानगरीय संस्कृतियों के जीवंत केंद्र थे। शहर के भीतर संस्कृतियों तो पनप ही रही थी, साथ ही बाहरी इलाकों में स्थित सूफी खानका सांस्कृतिक गतिविधियों के मुख्य केंद्र थे। इसके अलावा शहर सामाजिक संबंधों के नेटवर्क के साथ साथ आर्थिक अवसरों के लिए एक फलते फूलते अनुकूल स्थान थे। लेविस ममफोर्ड का कहना है कि शहर वह स्थान है जहां ऊर्जा संस्कृति में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए विभिन्न प्रकार के समाजों में विभिन्न संस्कृतियां प्रस्फुटित हुई। शहरों की नियत सांस्कृतिक भूमिका शहरी जीवन की जीवंतता को स्पष्ट करती है, जिसने संस्कृति को प्रभावित कर सभ्यता का निर्माण किया। शहरी जीवन ग्रामीण हलचल से भरा होता है। इसको ध्यान में रखकर जीवन का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्यकालीन समाज का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है, जिसके सभी पहलुओं का अध्ययन करना दुष्कर कार्य है। इसलिए व्यापक रुझानों की ओर ध्यान दिया जा सकता है। अनेक सामाजिक कुप्रथाएं भी हैं, जैसे अपराध और आपराधिकता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का न होना, जन्म दर, प्रदूषण, बीमारियां और पर्यावरण प्रदूषण आदि। इन्होंने भी संस्कृतियों को काफी प्रभावित किया। मध्यकालीन शहरी संस्कृति पर दरबारी संस्कृति का प्रभुत्व था। फिर भी मध्यकालीन शहरी सामाजिक लोकाचारों की महत्वपूर्ण कुंजी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच अलगाव की तुलना में संबंध परस्पर अधिक प्रगाढ़ था। दरबारी संस्कृति। अखलाक। मुगलों की दरबारी संस्कृति का एक मुख्य विशेषता प्रतिष्ठा को प्रमुख स्थान देना है। वे उच्च सामाजिक पद, शक्ति और उच्च कुल में जन्म के इच्छुक थे। मुगलों के दरबारी अब्दुल रहीम खान खन्ना और फैजी ने संपत्ति को महत्व नहीं दिया। मुगल दरबारी जनता के बीच अपने को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। सामाजिक पदानुक्रम में वे शीर्ष पे थे। 13वीं शताब्दी में सबसे पहले लिखे गए शिष्टाचार पर आधारित साहित्य में एक अखलाक ए नासिरी में नासिर अल दीन तूसी ने जीवन की प्रमुख दिनचर्याओं जैसे भोजन करने, सोने, बातचीत करने के तरीकों के बारे में वर्णन किया है। इस साहित्य को अकबर को रोज पढ़कर सुनाया जाता था। अभिजात्य वर्ग में भी यह साहित्य प्रचलित था। यह शिष्टाचार, पदानुक्रम और विशेषाधिकारों के सिद्धांत पर आधारित थे। दरबार में शिष्टाचार का पालन किया जाता था, इसलिए दरबार में पगड़ी व्यवस्थित करके प्रवेश करते थे। इस प्रकार मुगल दरबारी संस्कृति में एक मुख्य विशेषता आदाब शिष्टाचार था। अशराफ। मुगल कालीन दरबारी संस्कृति में अशराफ शब्द मिलता है। जियाउद्दीन बर्नी ने अशराफ को सद्गुण संपन्न और अजलाफ को घृणा योग्य कहा है। अशराफ कुलीन जनों के लिए और अजलाफ शहरी समाज के आम गरीबों के लिए प्रयोग किया जाता था। वस्तुतः अशरफ अभिजात्य वर्ग, जिसमें सैनिक, प्रशासक और विद्वान शामिल थे। ढाका में एक नए मुस्लिम वर्ग अशरफ का वर्ग का उदय हुआ।
अशराफ का जीवन शैली का वर्णन करते हुए राम चौधरी का कहना है, वे धीमी आवाज में अनुशासित तरीके से संयम और मधुरता के आधिकारिक रूप से बोलते थे। इन अशरफों की आडंबरपूर्ण जीवन शैली में राजशाही की नकल थी। वे विलासी जीवन व्यतीत करते थे और उनका घर हर प्रकार के सामानों से भरा होता था। हिंदू अभिजात वर्ग भी इसकी नकल करता था। सामाजिक संरचना। मुगलकालीन शहरों की एक मुख्य विशेषता यह थी कि सामाजिक वर्गों के आधार पर कोई अलगाव नहीं था। अमीरों और गरीबों की आवास स्थान समान थे। इस प्रकार धर्म और जाति के आधार पर कोई भौतिक विभाजन नहीं था। मुरक्का ए दिल्ली के अनुसार शाहजहानाबाद में विभिन्न समुदायों के लोग मिलजुल कर रहते थे। बनारसी दास के विवरण से पता चलता है, परिवार के स्तर पर लोग अपने समुदायों में ही रहते थे। के आवास घास फूस और मिट्टी से बने होते थे, परंतु शहरी परिदृश्य का बड़ा भाग अमीरों के कब्जे में था। बर्नियर भी कुछ ऐसा अवलोकित करता है। उसके अनुसार सिर्फ छोटे और अमीरों और मनसबदारों के घर ईंट या पत्थर के हैं, जबकि बाकी के घर मिट्टी और घास फूस के बने हैं। आगे उनका कहना है कि मिट्टी फूस के घरों की वजह से गर्मियों में आग जलने की घटनाएं होती रहती है। शहरों में बड़ी संख्या में मजदूर होते थे। निर्माण स्थलों के बदलने के साथ इनका निवास भी बदल जाता था। शहरों में ठगी का माहौल था। बनारसी दास के अनुसार एक सर्राफ ने उन्हें नकली रुपए दे दिए थे। चोरी की घटनाएं आम थी, यहाँ तक कि शाहजहानाबाद जैसे स्वच्छ शहर भी चोरी से मुक्त नहीं था। मध्यम वर्ग। अभिजात वर्ग और गुलामों के बीच के वर्ग को मध्यम वर्ग माना गया है। यह नया उभरता हुआ वर्ग था, जिसमें व्यापारी समुदाय सहित और नए पेशेवरों के वर्ग शामिल थे। चिकित्सा, साहित्य, कला और संगीत संबंध कुछ लोगों के मध्यम वर्ग में थे, परंतु उनका बाजार बहुत संकुचित था। शिक्षित मध्यम वर्ग भी कम संख्या में थे। मध्यकाल में मध्यम वर्ग के रूप में व्यापारी, दुकानदार, चिकित्सक, वास्तुकार, शिक्षक, कवि और संगीतकार आदि विद्यमान थे। चिकित्सा सबसे समृद्ध व्यवसाय था। दारा सिकोह द्वारा सेवा से निकाल दिए जाने के बाद मानुकी ने स्वयं एक स्वतंत्र सफल चिकित्सा के रूप में लाहौर में काम किया और खूब धन अर्जित किया। विभिन्न छोटे शहरों जैसे सरहिंद, जौनपुर, बनारस आदि पेशेवर चिकित्सकों का संदर्भ मिलता है। राज्य और अमीरों द्वारा चलाए जाने वाले अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक थे। व्यवसायिक गतिशीलता। मुगल काल में व्यवसायिक गतिशीलता थी। लोग रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में रहते थे, जिसके लिए पेशे बदलते रहते थे। प्रसिद्ध सूफी संत मोहम्मद गौस सतारी के पिता व्यापारी थे, जो मांडू में कागज की बिक्री और खरीद का व्यापार करते थे। प्रसिद्ध व्यापारी घरानों के संस्थापक रुस्तमजी और सूरत के अब्दुल गफूर पुजारी वर्ग से थे। प्रसिद्ध संकलनकर्ता सूरत सिंह के भाई ने अनेक व्यवसाय बदले थे। उन्होंने गुजरात के अधिकारी, आमिल, दीवान और खाने सामान के रूप में कार्य किया। इस प्रकार व्यवसाय बदलने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। भौतिक गतिशीलता। लोग पेशे का परिवर्तन बेहतर अवसरों की तलाश में करते थे, जिससे कि बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। यातायात के साधनों के अभाव के बावजूद व्यापारी समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। बनारसी दास स्वयं पहले जौनपुर से आगरा, उसके बाद खंसबाद गए, फिर वहां से आगरा चले गए। मुर्शिदाबाद के प्रसिद्ध जगत सेठ के पूर्वज हीरानंद शाह पटना चले गए और वहां से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित हुए। दिल्ली में कश्मीरी कटरा नामक एक
अलग कटरा कश्मीरियों के लिए कायम है। गुलाम और सेवक और सेविकाएं। सल्तनत काल में गुलाम और घरेलू सेवक सेविकाएं होती थी, परंतु मुगल काल में इसका स्वरूप पूर्ण रूप से बदल गया। अकबर ने गुलामों के व्यापार को अवैध घोषित कर दिया और दास प्रथा पर रोक लगा दी। उसने गुलामों को स्वतंत्र कर दिया। वे उसके व्यक्तिगत हथियारबंद अंगरक्षक और सहायक के रूप में कार्य करते थे। 16वीं शताब्दी में तटीय क्षेत्रों में गुलामों का खूब व्यापार होता था। गोवा गुलामों का प्रसिद्ध बाजार था। पुर्तगालियों ने अपने जहाज़ों पर अफ्रीकी गुलामों को श्रमिक के रूप में नियुक्त किया, जो घरेलू सैनिकों के साथ घरेलू नौकरों का भी काम करते थे। गोवा के अलावा हुगली, तामलुक, चटगांव गुलामों के मुख्य बाजार थे। कंपनियां भी गुलामों के व्यापार में सम्मिलित थी। मुगल काल में अकाल के दौरान गुलामों की खुली बिक्री होती थी। घरेलू दास और रखेल कुलीन घरों में, यहाँ तक कि छोटे अधिकारियों के घरों में बड़ी संख्या में सेवारत थे। गुलामों की एक श्रेणी ख्वाजा सराओ हिजड़ों की थी। अकबर और शाहजहां ने बेगारी को अपने समय में अनैतिक घोषित किया। पारिवारिक लैंगिक संबंध। मध्यकालीन भारत में पारिवारिक और लैंगिक संबंध की अपनी विशेषताएं थी। इस काल में मृत्यु दर उच्च थी। बनारसी एवं मोहम्मद गौस सतारी के अनुसार उनके छोटे भाइयों की अकाल मृत्यु हो गई थी। इस समय बाल श्रम पर रोक नहीं थी। थियोनो और ट्रेवनियर के कथन से इसकी पुष्टि होती है कि अखलाक साहित्य में पुरुषों की प्रधानता और महिलाओं की उपेक्षा का वर्णन है। मुगल शाही महिलाएं सम्राट को सलाह देती थी, आदेश जारी करती थी और प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाती थी, जैसे नूरजहां और मुमताज महल। राजा मान सिंह की अनुपस्थिति में आमेर राज्य का प्रबंधन रानी गौड़ द्वारा किया गया। इस प्रकार शाही महिलाएं राजनीति में सक्रिय भाग लेती थी। मध्यकाल के व्यापारियों और के परिवारों की महिलाओं द्वारा अपने पतियों के व्यवसाय की भी देखभाल करने की विवरण मिलते हैं। जनाना में महिलाओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जासूस भी नियुक्त किए जाते थे। मध्यकाल के महिला श्रमिक बल भी प्रचलित था। चित्रों में महिलाओं के निर्माण कार्यों के कार्य करते हुए दिखाया गया है। महिलाओं को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। पेलसट के अनुसार महिलाएं घरेलू नौकरों के रूप में भी काम करती थी। आमिरों की पत्नियों के पास कम से कम 10 सेविकाएं होती थी। मुगल परिवार और अभिजात वर्ग के लोगों के बीच रखेल प्रथा का प्रचलन था। यह शादी किए बगैर पूरी तरह से आनंद के लिए दासत्व के बंधन की एक व्यवस्था थी। कानूनी तौर पर विवाहित पत्नियां हरम का हिस्सा होती थी, परंतु उनमें से जो कुलीन परिवार की नहीं होती थी उन्हें उच्च दर्जा नहीं दिया जाता था और उन्हें अगाचा कहा जाता था। यद्यपि रखेलों को ओहदा पत्नियों से कम था, लेकिन उनके बच्चों का दर्जा एक समान था। औरंगजेब के प्रिय बेटे काम बख्श की मां बेगम थी, जो पहले दारा की गढ़िका थी। मुगल सरदारों में भी शासकीय परिवारों की जीवन शैली की नकल थी। नागरिक समाज। मैक्स वेबर जैसे विद्वानों का कहना है कि गैर पश्चिमी देशों के अर्थात मानव में नागरिक समाज के अभाव था। राज की सत्ता के बाहर शहर के व्यापारियों और कारीगरों के लिए कोई स्वतंत्र कानूनी न्यायिक संस्था नहीं थी, परंतु यह सही प्रतीत नहीं होता। प्राप्त स्रोतों से ज्ञान होता है कि शहरी कोतवाल के एक राजकीय अधिकारी होता था, परंतु अब्दुल फजल स्पष्ट रूप से मीर ए मोहल्ला सर ए गिरोह का उपस्थिति का उल्लेख करता है। मिश्रा के अनुसार क्षेत्रीय इलाके पोल मोहल्ला बड़े फाटक द्वारा संरक्षित किए जाते थे, जिसमें आने जाने वाले के छोटे द्वार खुले होते थे और प्रवेश करने वाले सभी अपरिचितों पर विशिष्ट निगरानी रखी जाती थी। गुजरात के नगर सेठ होता था, जो सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करता था। वह संपूर्ण व्यावसायिक संस्थाओं का प्रमुख होता था और सभी प्रतिष्ठानों की समस्याओं का समाधान करता था। 18वीं शताब्दी में नगर सेठों की शक्ति बढ़ गई थी। उन्होंने बाहरी खतरों को सुरक्षा का भार भी अपने ऊपर ले लिया था।
नगर स्तर की यह संस्था सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं थी, बल्कि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों भागीदार थे। इस प्रकार मध्य युगीन शहरों में स्व प्रशासनिक संस्थाएं थे। शहर और अंतर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। मध्यकालीन शहरों में संस्कृतियों का भरपूर विकास हुआ। शहरों के बाहरी सीमा पर सूफी खानकाह थे, जो सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। महरौली की सभी सूफी खानकाहें हिंदुओं और मुसलमानों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण और पवित्र थी। इससे स्पष्ट है कि विभिन्न अंतर सांस्कृतिक संबंध थे, इसलिए हिंदू और मुसलमान समान भाव से हिंदू त्यौहार दिवाली मनाते थे। दिल्ली में बसंत पंचमी उत्सव पैगंबर के पद चिन्ह से शुरू होता था और दोनों संप्रदाय के लोग भाग लेते थे। ऐसा लगता है कि होली, दशहरा, ईद आदि सभी त्यौहार शाही दरबार में समान उत्साह से मनाए जाते थे। मकतबों में हिंदू और मुसलमान दोनों अध्ययन करने जाते थे। जीवंत नगर और साहित्यिक सांस्कृतिक। मध्यकाल में शहर जीवंत और वहां साहित्यिक सांस्कृतिक का प्रचार हुआ। मुरक्का के अनुसार शाहजहानाबाद में कहवा खाने ऐसी जगह थी जहां साहित्यकार एकत्र होते थे, कहवा खाने, और अपनी रचनाएं सुनाते थे। अमीरों की निजी महफिलें होती थी जिसमें अनेक नर्तकियां और संगीतकार होते थे। इस प्रकार संगीत एक लोकप्रिय और मनोरंजन का व्यापक रूप था। मर्सिया ख्वानी भी काफी लोकप्रिय थी। यहाँ हजरत इमाम हुसैन की प्रशंसा में मर्सिया ख्वानों द्वारा शोक गीत गाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अनेक प्रसिद्ध संगीतकार हुए, जैसे हसन खान रबाबी, घासीराम पखवाजी आदि। शाहजहानाबाद जैसे राजधानी शहरों में मुशायरा बहुत लोकप्रिय था। शाहजहां के पसंदीदा गायक और संगीतकार रविंद्र, चित्रा खान, लाल खान, श्रीमन थे। मध्यकाल में शिक्षा को भी महत्व प्राप्त हुआ। मदरसा, मकतब मस्जिदों में जुड़े होते थे। गुरुकुलों में भी बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। मकतब के पाठ्यक्रम में समय समय पर परिवर्तन होता था। फारसी के अनेक प्रसिद्ध लेखक थे, जैसे चंद्रयान ब्राह्मण, सुजान राम भंडारी आदि। अभिजात महिलाओं को प्राथमिक स्तर पर समान स्तर की शिक्षा दी जाती थी। कई शाही महिलाएं कविताओं की रचनाकार थी। यहाँ तक कि मुगल सम्राट भी विद्वान थे, जैसे बाबर और जहांगीर। इस काल में उर्दू के लिए नई कवियों का उद्भव हुआ, जैसे जाफर जट्टाली आदि। बंगाल में वैष्णव भक्ति से प्रभावित अनेक कवि हुए।